हेलो बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान की ही इतिहास के जो सेकंड पार्ट है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति की वर्कशीट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है समाजवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, समाजवाद एक विचारधारा है। जो कुछ लोगों ने एक विचार प्रकट किए थे उसी को हम बोलते हैं समाजवाद। इसमें होता क्या है, इसमें अलग अलग समय पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग लोगों द्वारा कुछ बातें रखी जाती हैं और उनसे कुछ चीज़ें स्पष्ट की जाती हैं, उसी को हम समाजवाद कहते हैं। इसमें सामाजिक आर्थिक विषयों पर भी विचार किया जाता है और इसमें बोला जाता है कि जिनके पास ज़्यादा धन संपत्ति है, हमें वो संपत्ति या उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको बांट देना चाहिए। इनका मानना है कि जो भी समाजवादी हैं ये मानते हैं कि किसी के पास भी सब ज़्यादा धन नहीं होना चाहिए, अगर किसी के पास है तो उसे बांट देना चाहिए। तो आपको समझ आया समाजवाद क्या होता है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अलग अलग स्थान, अलग अलग लोग, अलग अलग उद्देश्यों और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कोई भी यूज़ कर सकता है। तो इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जिसमें से सबसे पहली विशेषता अगर हम जानें तो क्या है कि समाजवाद क्या है कि ये निजी संपत्ति पर अधिकारों का विरोध करता है। इसका मतलब है कि समाजवाद बोलता है कि किसी के पास भी खुद की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉपर्टी है भी ज़्यादा तो वो उसका विरोध करता है और वो बोलता है कि उसके पास नहीं होनी चाहिए, उसको वो बांट देनी चाहिए। दूसरा, ये पूंजीवादी और मुक्त व्यापार के खिलाफ है। मैंने बताया जैसे पूंजीवादी वो होते हैं जिनके पास ज़्यादा पूंजी होती है, या जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, ये उनका भी विरोध करता है और मना करता है कि इनको समाज में नहीं रहना चाहिए। तीसरा है हमारा, इसके अनुसार उत्पादन और वितरण समाज या राज्य के हाथों में होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग कोई भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए। जो भी हो वो या तो समाज खुद करेगा या फिर राज्य करेगा, पर कोई निजी व्यक्ति किसी चीज़ को अपने हाथ में नहीं ले सकता। चौथा है कि समाजवाद में राज्य और नागरिकों के कर्तव्यों व अधिकारों के वितरण पर विचार करता है। ये बोलता है कि नागरिकों के कर्तव्यों और जो राज्य के जो कर्तव्य हैं उनको भी अलग अलग डिवाइड कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ये तो सारी थी हमारी समाजवाद की विचार प्रमुख विशेषताएं। अब देखते हैं कि ये बाकी देशों में किस तरीके से काम करती है। अब देखते हैं हम कि ये यूरोप में किस तरीके से समाजवाद फैला था। तो आपने पहले चैप्टर में, हिस्ट्री के पहले चैप्टर में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा था और उससे हमें कुछ अधिकार मिले थे, जिसमें से समानता, बंधुता, न्याय जैसे विचारों के बारे में हमने पढ़ा था और हमने देखा था कि ये फ्रांसीसी क्रांति के बाद पूरे यूरोप में फैलने लग गए थे। तो एक कारण तो ये भी था जिसकी वजह से यूरोप में समाजवाद आने लगा था। दूसरा था वहाँ जो सामंतवाद का जो कमज़ोर होना और नए राष्ट्रों के उदय की भावना, वहाँ पे जो सामंतवादी विचारधारा थी वो एकदम से कमज़ोर हो गई और नए नए राष्ट्र बनने लगे, क्योंकि सब लोगों को अपने अपने अधिकारों के बारे में पता चलने लग गया फ्रांसीसी क्रांति की वजह से। तीसरा कारण था औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूरों की संख्या और अवस्था में भारी बदलाव के साथ पूंजीपतियों के साथ वर्ग संघर्ष बढ़ना। इसके क्या हुआ था, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद जो औद्योगिक क्रांति थी, जो भी नई नई टेक्नोलॉजी थी वो एकदम से आने लगी थी। इसकी वजह से जो मज़दूर थे उनकी अवस्था में बदलाव आने लग गया था। उनकी जो पहले अगर वो बहुत ज़्यादा गरीब थे तो कुछ लोग अमीर हो गए। मतलब कहने का मतलब ये था कि जो पूंजीपतियों के साथ जो उनका वर्ग संघर्ष था वो बढ़ने लग गया था। वो लोग उन लोगों से संघर्ष कर रहे थे कि वो उनको काम दे ज़्यादा, पर औद्योगिकरण की वजह से क्या हुआ था, जो मज़दूर थे उनकी नौकरियां छिनने लग गई थी। चौथा कारण था कि विज्ञान की, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि क्योंकि औद्योगिकरण होने लग गया था, टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी थी, इसकी वजह से नए नए यातायात के साधन खोजने लग गए थे, विकास होने लग गया था। इसकी वजह से जो बीच का जो वर्ग था, जो आपने द्वितीय स्टेट जो आपने पढ़ा था, वो भी तेज़ी से उभरने लग गया था, जो पूंजीपतियों का था। इसके बाद आता है कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल, हेगल जैसे समाजशास्त्री जो थे वो इसके बारे में बातें करने लगे और इसको बढ़ावा देने लग गए थे। इन सब कारणों की वजह से यूरोप में समाजवाद की जो स्थिति थी वो काफ़ी मजबूत होने लग गई थी।
इसके बाद हम देखेंगे कि यूरोप में बदलते हालात क्यों थे। उसमें यूरोप में ऐसा क्या हुआ था कि वहाँ हालात भी बदलने लग गए थे। देखो, आपको पता है कि पहले के टाइम में 2 से 3 बार चेंजेस आने लगे थे, और ये सारी विचारधाराएं थी जिनकी वजह से होने लगे थे, जिसमें से पहली विचारधारा थी पुरातनवादी, कंजर्वेटिव जिसे बोलते हैं। ये था रेडिकल या परिवर्तनवादी, जो हमेशा परिवर्तन चाहते थे, और ये थे उदारवादी, जिसको हम लिबरल बोलते थे। ये सारी विचारधाराएं थी जिसमें कुछ लोग शामिल थे, और वो मिलके ही अपनी विचारधारा को प्रमोट करते थे। इससे क्या होता था कि अगर वो लोग उनके साथ हो जाते थे तो उस तरीके का शासन चलने लगता था, क्योंकि पहले के टाइम में डेमोक्रेसी तो थी नहीं, जो हम लोकतंत्र आज के टाइम में पढ़ते हैं वो पहले नहीं था, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के ख़त्म होते ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंजर्वेटिव यानी पुरातनवादी, जो पुराने शासन तंत्र, राजतंत्र और सामंतवादी राजनीतिक व्यवस्था के समर्थन थे। ये वो लोग थे जो हमेशा पुरानी जो बातें या जो ख्यालात थे या जो शासन चलता था उसको प्रमोट करते थे। ये कभी परिवर्तन, जो चेंजेस जो हैं उसको कभी मानने को तैयार ही नहीं होते थे। ये कहते थे जो पहले से चला आ रहा है उसी को ही चलने देते हैं, बाकी जो नया आ रहा है वो सब बकवास है, उसको किसी काम का नहीं है। जो रेडिकलवादी थे वो परिवर्तन चाहते थे, लेकिन वो सब जगह परिवर्तन नहीं चाहते थे, वो विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। वो ये बोलते थे कि संपत्ति केवल कुछ लोगों के पास ही हो, इसका विरोध करते थे। वो कहते थे कि संपत्ति सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी लोगों के हाथों में होनी चाहिए। और उदारवादी, जिसको हम लिबरल बोलते हैं, उनका मानना था कि जो शासन धर्म के स्थान पे संविधान द्वारा नियंत्रित करने के समर्थन में थे। ये बोलते थे कि जो वंश आधारित शासन थे उनको ख़त्म करना चाहिए। न्यायपालिका का हमें जितने भी कानून हैं वो न्यायपालिका के द्वारा जो बनाए गए हैं उनके पालन करना चाहिए, और ये बोलते थे संविधान पर नियंत्रण करने के समर्थन में थे, क्योंकि संविधान जो है उसी की वजह से हमारा जो देश है वो बना था। तो वो ये चाहते थे कि हमेशा परिवर्तन होते रहने चाहिए, ये नहीं हो कि कोई दिक्कत आ जाए। तो इस तरीके से ये 3 विचारधाराएं थी उस टाइम पे, जो यूरोप में बदलाव के पक्ष में भी थी और कुछ नहीं थी। इसके बाद इन्हीं सब की वजह से क्या हुआ कि पेरिस कम्यूनल का गठन, जो कि मजदूरों कारीगरों का प्रथम विशाल गठन था। मैंने आपको बताया फ्रांसीसी क्रांति के बाद बहुत सारी चेंजेस हुए थे, जिनमें से एक चेंज ये था कि जो मजदूर और जो कामगार थे उन्होंने अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम था पेरिस कम्यून। इसको लोगों ने मिलके बनाया था, और ये सबसे बड़ा संगठन बना था फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में। जगह जगह सामाजिक और राजनीतिक क्लबों का निर्माण हुआ, जहाँ खूब गर्मा गर्म बहसें हुआ करती थी, क्योंकि सब लोग अब विचार करने लग गए थे हर एक चीज़ पे। और लास्ट में हुआ था महिलाएं अब सार्वजनिक जीवन में बड़ी संख्या में आने लगी थी। पहले जो महिलाएं सिर्फ घरों में काम करती थी, अब वो बाहर भी निकलने लगी थी और बाहर भी काम करने लग गई थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से समाजवाद जो है उसने पूरे यूरोप को एकदम से चेंज कर दिया था, और वहाँ पे खूब सारी परिस्थितियाँ आने लगी थी, जिसमें से सबसे जो पहली जो विचारधारा थी उसके बारे में हमने पढ़ा, समाजवाद, उसकी विशेषताएं पढ़ी, यूरोप में किस तरीके से उसने अपना जमाव रब बिठाया वो पढ़ा, और इसके बाद हमने देखा कि यूरोप में क्या क्या बदलाव आया। तो अब चलिए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। आपके जो ये क्वेश्चन आंसर हैं इन सब के आंसर्स मैं अभी आपको दिखाऊंगी, आप वीडियो को पॉज करके आंसर्स लिख सकते हो। इसमें से जो पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। आपका पहला क्वेश्चन है समाजवाद में किन किन बातों पर विचार किया जाता है। तो आपने वर्कशीट में पढ़ा था, इसमें क्या होता था, समाजवाद के अनुसार सभी को काम पाने का अधिकार है। इसने बोला था कि समाजवाद वर्ग विहीन है, समाज में कोई वर्ग नहीं होता, उसमें कोई भी जाति नहीं होती है। इसने बोला था इसमें अमीर गरीब के बीच कम से कम का अंतर होगा, और इसी कारण समाजवाद निजी संपत्ति का विरोध करता था। ठीक है, इसने ये भी बोला था कि साधनों पर पूरे समाज का, जो भी साधन होते हैं हमारे समाज में, उसमें पूरे समाज का अधिकार होगा, क्योंकि उसका उद्देश्य हमें सिर्फ लाभ कमाना नहीं है बल्कि समाज का उत्थान करना है। और दूसरा क्वेश्चन है समाजवाद धन और उत्पादन के साधनों पर क्या विचार प्रकट करता है। तो ये तो अभी बताया, समाजवाद
साधनों के ऊपर क्या बोलता है कि पूरे समाज का अधिकार है, क्योंकि ये लाभ कमाने के लिए नहीं है। और इसने ये भी बोला है कि इसमें गरीबों के बीच सबसे कम अंतर है। इसी कारण ये क्या करता है, समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध करता है। आपका तीसरा क्वेश्चन है कि यूरोप में किन किन परिस्थितियों के कारण समाजवाद समर्थन विचार फैले। तो ये आपने वहाँ भी पढ़ा, यहाँ मैं आपको फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे पहला पॉइंट है हमारा फ्रांसीसी क्रांति में। ये सारे पॉइंट आपको जो वहाँ पे बताए गए थे, यूरोप में चेंज जो आए थे उसकी वजह से 4 जो पॉइंट थे वही ये पॉइंट्स हैं। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे लिख सकते हो। चौथा क्वेश्चन था आपका कि रेडिकल आमूल परिवर्तनवादी और लिबरल उदारवादी विचारक रूप से किस तरह अलग थे। तो ये मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि जो लिबरल थे, जो उदारवादी थे, वो क्या बोलते थे, वो बोलते थे कि वंश के शासकों की अनियंत्रित सत्ता के वो वंश से जो शासन चलता है कि पहले उसके पापा थे, फिर उसका बेटा होएगा, फिर उसका बेटा होएगा, वो इसके विरोधी थे। वो बोलते थे कि न्यायपालिका जो भी कानूनों को बनाती है हमें उनका पालन करना चाहिए। और वो ये भी बोलते थे कि हमें संविधान पर आधारित शासन चलाना चाहिए, ना कि धर्म आधारित शासन चलाना चाहिए। वहीं पे हम रेडिकलवादियों को देखते हैं, वो ये बोलते थे कि वो किस बात का समर्थन करते थे कि सरकार में बहुमत सरकार के द्वारा सरकार स्थापित होनी चाहिए। यह किसी व्यक्ति को प्राप्त विशेषाधिकारों के विरोधी थे। यह समानता पर आधारित समाज की स्थापना करना चाहते थे। प्राचीन रूढ़िवादियों के यह विरोधी थे। यह राजा की दैवीय शक्ति के सिद्धांतों में विश्वास नहीं करते थे और राजतंत्र को नष्ट करने के लिए क्रांतिकारी उपायों को अपनाने के पक्ष में थे। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना का श्रेय इसी विचारों को जाता है। ये आपने उसमें पढ़ा था। तो ये था रेडिकलवादी और वो था उदारवादी। इसको आप पॉज करके वीडियो को आप लिख लेना। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है आपका कि आपको मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच संघर्ष के क्या कारण लगते हैं, संक्षेप में लिखिए। तो इसका है बड़े बड़े उद्योगपति अधिक मुनाफा कमाने की इच्छा से मजदूरों का शोषण करना आरंभ कर दिए थे। मजदूरों को कम वेतन दिया जाने लगा था। कारखानों में उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। यहाँ तक कि बच्चों व स्त्रियों के जीवन से भी खिलवाड़ करने में वे कभी नहीं चूकते थे। ये सारे परिवर्तन थे जिनकी वजह से इन लोगों के बीच संघर्ष स्टार्ट हुआ था। अब आपको मैंने सब बता दिए हैं। आप ये वर्कशीट करके मुझे सेंड कर दीजिए। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।